Hello students, welcome to the Successor channel. So I hope you all are right. So हमने पिछली क्लास में फिजिक्स की ओवरव्यू किया था कि फिजिक्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, और इस क्लास में हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद केमिस्ट्री विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो एज यू नो कि ये हमारी जो साइंस की सेकंड क्लास है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. देखो, केमिस्ट्री जो है उसके अंदर जो बेसिक से बेसिक चीज भी हम कहते हैं वो क्या आती है? मैटर. अब मैटर क्या चीज है? ऐसी चीज जो कोई ना कोई जगह घेर रही है, कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, या फिर जिसका कुछ ना कुछ मास है, जिसका कुछ ना कुछ भार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. ठीक है. तो मैटर क्या होता है? कि ऐसी चीज जो कोई ना कोई जगह घेर रहा है. अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? एग्जाम्पल आप खुद ही हैं, है ना, कि हम बैठे हैं चाहे खड़े हैं, हमने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है अर्थ पे, और हमारा कुछ ना कुछ मास भी है, हमारा कुछ ना कुछ भार भी है. तो हम भी क्या है? एक मैटर की एग्जाम्पल है. तो मैटर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एक तो ह्यूमन बीइंग, और क्या हो सकती है कि हमारे आसपास कुछ भी चीजें हैं, जैसे बॉल, टेबल, एनीथिंग जिसने कुछ ना कुछ जगह घेरी है, तो वो क्या होती है? मैटर. ठीक है, मैटर क्लियर हो गया. अब मैटर की स्टेट्स होती हैं, मतलब मैटर किन किन चीजों में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम आपस में जुड़े होंगे, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगी, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब आपस में बहुत हार्डली जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो स्टेट होती है सॉलिड. और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, मतलब आपस में कम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, जबकि सॉलिड में तो देखो जगह ही नहीं है, तो ये एक दूसरे को बहुत ही तेजी से खींच रहे हैं. और जो गैस है, गैस के अंदर तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, और इनके अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बिल्कुल जीरो रहता है. तो ये तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की. ठीक है. उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल. जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है. ठीक है. और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एटम्स का ग्रुप है. समझते हैं कि हमने एलिमेंट लिया, राइट. एलिमेंट से हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया H2. ठीक है, या हमने कुछ भी लिया, तो उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, कि जैसे हाइड्रोजन है, या फिर हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, है ना, वो क्या होती है? एटम. और अगर हम वही मॉलिक्यूल की बात करें तो यही जो एटम्स, ये जब एटम्स एटम्स का ग्रुप बन जाता है, इनके जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. क्लियर है. एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जबकि जो मॉलिक्यूल है वो इन एटम्स के ग्रुप से बनता है. एटम एंड मॉलिक्यूल आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. उसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं? ठीक है. तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अब हमने ऊपर पढ़ा कि भाई एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए एलिमेंट होता क्या है. जो एलिमेंट है ना वो एक प्योर सब्सटेंस होती है. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. बिल्कुल प्योर होती है, इनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है. जो इम्प्योरिटी है वो लार्ज अमाउंट में नहीं पाई जाती. ठीक है. इम्प्योरिटी मतलब कोई भी गंदगी या फिर कुछ भी इसके अंदर लार्ज अमाउंट में नहीं पाया जाता. ठीक है. तो जो एलिमेंट है वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है. जैसे कि हमने ले लिया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, हमें ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है. ऑक्सीजन हो गया, और हमारे पास फ्लोरीन, नियोन हो गए, ये सभी जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो कंपाउंड होते हैं, ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कि जैसे हम यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो किससे बनता है?
अच्छा, वाटर का ये केमिकल फॉर्मूला होता है, मतलब वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है ना, तो ये जब केमिकली कंबाइन हो रही है ना, देखो अगर मेरे पास अकेला H2 है, हम इसको वाटर नहीं गिनेंगे, ओनली O है, हम इसको वाटर नहीं गिनेंगे, लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए और इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया, तो ये केमिकली आपस में कंबाइन हो गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, और वहीं अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, तो जो मिक्सचर होता है ना, ये एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जो मिक्सचर होता है इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इसकी जो बनावट या फिर हम इसके अंदर जो भी कुछ डालते हैं मिक्सचर के अंदर, ये कभी भी इनका जो रेशो है वो फिक्स नहीं रहता, कि मतलब हमने कोई चीज ज्यादा अमाउंट में डाल दी, हमने कोई चीज कम अमाउंट में डाल दी, जैसे कि हम मिक्सचर भुजिया लेकर चलते हैं, राइट, तो भुजिया में क्या होता है, कुछ उसमें अलग अलग तरह की चीजें डाली होती हैं, लेकिन वो सारी ऐसे तो नहीं कि सेम क्वांटिटी में डाली हो, सेम एज मिक्सचर। तो जो मिक्सचर है ना, उनकी भी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, मिक्सचर हम आगे वैसे पढ़ेंगे, आप ये ध्यान में रखो कि जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस, इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट की। देखो, पहले एसिड बेसिस और सोल्ट को जानने से पहले हमें पीएच स्केल के बारे में जानना जरूरी है। पीएच स्केल, पीएच स्केल की जो नंबरिंग होती है वो यूजुअली 0 to 14 होती है। ठीक है, अब जिनकी नंबरिंग 7 से कम आएगी तो उनको हम बोल लेंगे एसिड्स, और जिनकी नंबरिंग 7 से ज्यादा आएगी उनको हम बोल लेंगे बेसिस, और जिनकी 7 पे ही आएगी उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो एसिड्स होते हैं ना, वो सोर होते हैं टेस्ट में, सोर मतलब खट्टे, है ना। एग्जाम्पल HCl ले लो आप H2SO4 ले लो, है ना, तो ये सभी सभी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। और अगर आपसे कोई एसिड्स का पीएच पूछ ले, तो इनका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से कम, मतलब जितनी वैल्यू कम होगी उतने ही वो ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, और अगर हम बेसिस की बात करें तो ये बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, इनका कोई टेस्ट नहीं रहता है, कड़वे टाइप, है ना। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल हमने ले ली NaOH, कहने का मतलब आपको जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन दिख जाए, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिख जाए, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, बेसिस की। और जिनके अंदर आपको H प्लस की कैटेगरी दिख जाए कि वो H प्लस आयन्स हैं उनके पास, तो वो कौन से होते हैं, एसिड्स होते हैं। एसिड्स के अंदर H प्लस और बेसिस के अंदर OH। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में पता चल गया, एसिड के बारे में पता चल गया, बेस के बारे में पता चल गया। हमने पीएच स्केल भी पढ़ लिया कि 7 से कम है तो एसिड बोलेंगे, अगर 7 है तो न्यूट्रल बोलेंगे, और ग्रेटर देन 7 है तो बेस बोलेंगे। आई होप एसिड बेसिस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरफ। मेटल्स आपको पता होगा जिनको हम धातु भी बोलते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं ना, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, मतलब कि ये बिजली को अपने अंदर से पास करने की परमिशन देते हैं, यानी कि इनके अंदर बिजली कंडक्ट होती है। और जो मेटल्स होते हैं ना, वो मेलिएबल और डक्टाइल, कहने का मतलब जो मेटल्स होते हैं ना, एक तो वो शाइनी होते हैं, ठीक है, दूसरा इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे हम इनको हथौड़े वगैरह या कुछ भी बड़ी मशीन्स से इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेलिएबल। ठीक है, और डक्टाइल थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये शाइनी है। सो ये बात आपको क्लियर होगी कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। वही नॉन मेटल्स की बात करें, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, कहने का मतलब कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है लेकिन बहुत कम पास होती है। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवानी हो तो हम मेटल्स ही लेते हैं, नॉन मेटल्स क्यों नहीं लेते, बिकॉज दीज आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये ब्रिटल रहते हैं, इनकी कोई शाइन नहीं होती है।
ठीक है, इनकी शाइन नहीं रहती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती है कि जिनके अंदर इनकी शाइन रहती है। ठीक है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन्हीं के अंदर आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, प्लस या फिर हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन नहीं, रिमूवल करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द बेस्ट वर्ड। अगर हम यही रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इसका उल्टा होता है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी यहाँ पर एडिशन रहती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं कि देखो आपको पता है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन है इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के उल्टे, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, देखो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, मतलब आयंस निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब आयंस इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाई दीज आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें केमिस्ट्री का कुछ ओवरव्यू मिलता है कि हमने किस तरह से केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़नी है, एंड दीज ऑल कंसेप्ट्स आर वेरी इजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ भी बढ़े, तो लेट्स स्टडी अबाउट बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम एनिमल्स, ह्यूमंस, उनकी बॉडी के बारे में, बॉडी की रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहली सेल आती है। देखो जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि केमिस्ट्री में बेसिक से बेसिक मैटर आता है, फिजिक्स में बेसिक से बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले बेसिक क्या है अपने पास, सेल। तो सेल क्या है, लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लांट सेल एंड दूसरा होता है एनिमल सेल। ठीक है, ये तो क्लियर है, इजी है, प्लांट्स के सेल्स के दो टाइप्स। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है, ठीक है, वो ब्लड को पंप करता है, कब, कहाँ करता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड शुद्ध होता है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड भी कौन करता है, वो भी ब्लड, वो भी हार्ट ही करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आता है, और हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आती है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की क्रिया, तो इसके अंदर क्या आती है, लंग्स। और लंग्स हमें तो पता है कि लंग्स जो है वो हमें ब्रीथिंग में, सांस लेने में हेल्प करती है। खाने को किस तरह से हमने ईसोफेगस से, हमारी गले की पाइप से लेके किस तरह से उसमें जाना है, वो सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फूड है वो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक होता है। तो हमारे, हम देखो हम कितना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं या कितने ऐसे फूड खाते हैं जिनके अंदर जो न्यूट्रिएंट जो वो होते हैं, फूड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फैट होता है उनके अंदर, तो उनको ब्रेक करने के लिए ये कौन काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल अबाउट हमारी बॉडी में खाने को पचाने के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कौन है, ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि हमें खड़ना है, हमें बैठना है, हमें कुछ भी काम, हमें कोई भी वॉलेंट्री एक्शंस करने हैं, इनवॉलेंट्री, वो सभी ब्रेन करता है।
ठीक है, हमने जैसे कोई एग्जाम्पल है कि हमने कोई गर्म चीज को हाथ लगाया, तो हम फटाफट से पीछे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमें बताता है कि हाथ पीछे करो। वो ब्रेन तक एक्शंस जो सिग्नल्स भेजता है कि भाई ये गर्म चीज है, हमने हाथ को पीछे करना है, एंड दैट्स व्हाई वी हम सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं और हम हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम में आता है। दूसरा, डिसीजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो डिसीजेस दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस जो मतलब कॉन्टेक्ट से फैले, है ना, जिनको हम टच करें और वो फैल जाएं, और नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलने। इसके एग्जांपल टीबी, मलेरिया, डायबिटीज, कैंसर हो गई। ठीक है, ये स्प्रेडेबल होते हैं, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली है कि अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, तो जैसे कि फ्लू फीवर वगैरह हो गया, वो भी वायरल फीवर होता है एक। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे एक को किसी को शुगर है तो जरूरी नहीं कि वी आर टच, या फिर हाँ जनरेशन टू जनरेशन पॉसिबल है, लेकिन ये स्प्रेडेबल होते हैं, एंड दीज आर नॉन स्प्रेडेबल, या हम कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सिंपल लैंग्वेज में याद करना है तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से आप याद रखोगे। अब बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक होता है ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसेस में। प्लांट्स प्रिपेयर फूड देयर ओन, जबकि हेट्रोट्रॉफिक जो ह्यूमंस हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो जो खुद खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। सो दीज टू टर्म्स आर क्लियर। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये क्या प्रोसेस होती है कि जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स खुद प्रिपेयर फूड करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, सनलाइट की हेल्प से, है ना, क्लोरोफिल की हेल्प से, जो ग्रीन पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं के हिसाब से जो प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O हमें देगा ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन किसकी है, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन एंड डेफिशिएंसी, कि जैसे वैसे तो ये लर्न करने वाली है कि अगर हमें विटामिन ए की कमी हो तो मतलब हमारे पास कौन सा डिसीज है, नाइट ब्लाइंडनेस का रहता है। विटामिन बी हमारे पास बेरी बेरी का रहता है। ठीक है, इनके जो केमिकल्स नेम है वो भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी है जो स्कर्वी है, और विटामिन डी रिकेट्स है। दीज ऑल आर अबाउट लर्निंग। उसके बाद जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आता है, जो इकोसिस्टम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। जो फूड चेन होती है वो एनर्जी की ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल कि ईगल है, ईगल ने स्नेक को खाया, स्नेक ने ईगल इज इटन बाय स्नेक, एंड फर्दर ईगल इज इटन बाय लॉयन और एनी ऑफ दिस, मतलब ये जो चेन बनती रहती है कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो दिस इज नोन एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फूड चेन। और जो यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है वो हमें पता है वो कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर है। ठीक है, और पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। एयर की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, एयर पोल्यूशन। पानी की वजह से अगर फैल रहा है तो वाटर पोल्यूशन। अगर मिट्टी की वजह से कि मतलब सॉयल इरोजन हो रही है, कि सॉयल की सबसे ऊपर वाली फर्टाइल लेयर उड़ रही है, तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन से है। सबसे पहले फोर्स की हम पढ़ के आए हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। वर्क की भी हमने की है जिसकी जाउल होती है। और लाइट की स्पीड कितनी रहती है, 3 × 10⁸ और ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जो मैंने आपको समझाया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, तो उनके अंदर 4 चैम्बर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या रहता है, स्किन रहता है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, हमारी स्टेप्स है, ईयर की जो बोन रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको करना याद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अच्छे से लर्न कर लो। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो पूरी वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।
थैंक यू स्टूडेंट्स।